Welcome to the podcast that shapes future leaders. Tune in for in-depth analysis of polity, history, and governance. नमस्ते। आज एक ऐसी कहानी की बात करते हैं जिसमें शौक भी है, स्मार्ट थिंकिंग भी और एक जबरदस्त कमबैक भी है। पिछले कुछ महीनों में इंडिया से अमेरिका जाने वाले सामान में ऐसी गिरावट आई कि सबके होश उड़ गए। तो चलिए इस पूरी दिलचस्प कहानी को आसान शब्दों में समझते हैं। सबसे पहले तो बस इस नंबर को देखिए, -37.5%। हाँ, बिल्कुल सही सुना। सिर्फ 4 महीने के अंदर अमेरिका जाने वाले हमारे एक्सपोर्ट्स में इतनी भारी कमी आ गई। ये आंकड़ा देखकर तो किसी को भी एक झटका सा लग सकता है, पर सवाल ये है कि आखिर इतनी बड़ी गिरावट हुई कैसे। तो चलिए इस बड़े झटके को थोड़ा डिकोड करते हैं। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, इसके पीछे एक पूरी स्टोरी है कि कैसे रातों रात चीजें बदल गईं। हम देखेंगे कि इसके पीछे असली वजह क्या थी और इसका असर कहां तक पहुंचा। इसे ऐसे समझिए, मई 2025 में हम अमेरिका को $8.8 बिलियन का माल भेज रहे थे, पर सितंबर आते आते ये नंबर लुढ़क कर सीधे $5.5 बिलियन पर आ गया। मतलब ये इतिहास की सबसे तेजी से हुई गिरावटों में से एक थी। तो सवाल उठता है, ऐसा हुआ क्यों? इसकी सबसे बड़ी वजह थी अमेरिका का इंडियन गुड्स पर भारी टैक्स लगा देना, जिससे टैरिफ्स कहते हैं। अब इससे हुआ ये कि हमारा सामान अमेरिकन मार्केट में हो गया महंगा और बस उसकी डिमांड एकदम से गिर गई। लेकिन ओके, ये तो हो गए बड़े बड़े नंबर्स और पॉलिसीज। इसका आम आदमी की जिंदगी पर क्या असर पड़ता है? चलिए देखते हैं कि जमीन पर इसका इम्पैक्ट कैसा था, क्योंकि इकोनॉमी का असली मतलब तो लोगों से ही होता है। जो फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशंस है ना, उन्होंने एक वार्निंग जारी की कि इससे एक्सपोर्ट सेक्टर से जुड़ी 5 लाख से ज्यादा नौकरियों पर खतरा है। सिंपल सी बात है, जब फैक्ट्री में ऑर्डर्स ही नहीं आएंगे तो काम कहाँ से आएगा, और इसका सीधा असर पड़ता है लोगों के रोजगार पे। और इसका असर ना पूरे देश में फील किया गया, खासकर उन शहरों में जिनकी पूरी इकोनॉमी ही एक्सपोर्ट पर चलती है, जैसे सूरत का डायमंड बिजनेस, तिरुपुर की टेक्सटाइल इंडस्ट्री, कानपुर का लेदर का काम और मुरादाबाद के खूबसूरत हैंडीक्राफ्ट्स। इन सब जगहों पर ऑर्डर्स अचानक कैंसिल होने लगे और प्रोडक्शन में आप मानिए 20 से 40% तक की कमी आ गई। तो ऐसी सिचुएशन में इंडिया ने क्या किया? क्या हाथ पे हाथ धर के बैठ गए? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। इसके जवाब में इंडिया ने एक जबरदस्त और सूझबूझ से भरा मास्टर प्लान तैयार किया। ये था इंडिया का 5 पिलर स्ट्रैटेजी। नंबर 1, नए बाजार, यानी अब सिर्फ अमेरिका पर डिपेंड नहीं रहना है। नंबर 2, सिलेक्टिव रिटेलिएशन, मतलब हम भी टैक्स लगाएंगे पर सोच समझकर, सिर्फ कुछ खास अमेरिकन चीजों पर। नंबर 3, देसी ताकत, यानी अपने घर की इंडस्ट्री को स्ट्रॉन्ग बनाना। नंबर 4, स्ट्रेटेजिक अलायंसेस, मतलब नए देशों से दोस्ती और ट्रेड डील्स करना। और 5वां, करेंसी इनोवेशन, यानी डॉलर को साइड करके रुपए में ट्रेड को बढ़ावा देना। इस पूरी स्ट्रैटेजी का जो हीरो था ना, वो था एक्सपोर्ट डाइवर्सिफिकेशन। आसान भाषा में इसका मतलब है कि अपनी सारी उम्मीदें एक ही जगह यानी अमेरिका से मत जोड़ो। अपना सामान दुनिया के अलग अलग कोनों में भेजो, यूरोप, अफ्रीका, मिडिल ईस्ट, जहां भी मौका मिले। तो सबसे बड़ा सवाल, क्या इंडिया का ये प्लान काम कर गया? क्या इस स्ट्रैटेजी से कुछ फर्क पड़ा? चलिए देखते हैं कि नंबर्स क्या कहते हैं। और रिजल्ट्स तो कमाल के थे। एक तरफ जहां यूएस को हमारा एक्सपोर्ट 37.5% गिरा, वहीं दूसरी तरफ बाकी दुनिया को हमारा एक्सपोर्ट 14% बढ़ गया। सोच के देखिए, मतलब जो सामान अमेरिका नहीं खरीद रहा था, उसके लिए हमने फटाक से नए बायर्स ढूंढ लिए। इस चार्ट में ये बदलाव बिल्कुल साफ दिखता है। देखिए, एक तरफ लाल रंग में यूएस एक्सपोर्ट्स की लाइन नीचे जा रही है और दूसरी तरफ हरे रंग में अफ्रीका और वेस्ट एशिया जैसे नए मार्केट्स में हमारे एक्सपोर्ट्स की गाड़ी तेजी से ऊपर जा रही है। ये है स्ट्रैटेजी का सीधा असर। और बात यहीं खत्म नहीं होती। इसी दौरान देश के अंदर मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट में भी 6.1% का उछाल आया। जो मेक इन इंडिया जैसे प्रोग्राम्स हैं, उनसे डोमेस्टिक इंडस्ट्री को इतना सपोर्ट मिला कि इस मुश्किल टाइम में भी वो खड़ी रही। लेकिन जैसा कहते हैं ना, हर कहानी में एक ट्विस्ट होता है। इस पूरी सक्सेस स्टोरी के बाद भी अभी भी कुछ चैलेंजेस बाकी हैं। मतलब रास्ता अभी भी आसान नहीं है।
कुछ सेक्टर्स जैसे कि टेक्सटाइल, लेदर और जेम्स एंड ज्वेलरी अभी भी प्रेशर में हैं। और इसकी वजह साफ है, ये सेक्टर्स अमेरिका पर कुछ ज्यादा ही डिपेंड करते थे। और देखिए, नए मार्केट्स बनाना, नई सप्लाई चेन सेट करना, ये सब रातों रात नहीं होता, इसमें टाइम लगता है। तो इस पूरे एपिसोड से, इस उतार चढ़ाव से हमने सीखा क्या? आगे का रास्ता क्या होना चाहिए? क्योंकि ये घटना ना हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट लेसन सिखाती है। और वो सबक ये है कि सबसे बड़ा रिस्क है किसी एक मार्केट पर ओवर डिपेंडेंट हो जाना। रेजिलियंस यानी हर झटके को सहने की ताकत डाइवर्सिफिकेशन से ही आती है। मतलब अलग अलग ऑप्शंस रखने में ही समझदारी है। तो आखिरी सवाल, और ये सवाल सिर्फ देश की इकोनॉमी का नहीं, हम सबकी लाइफ से जुड़ता है। चाहे वो हमारा करियर हो या हमारी इन्वेस्टमेंट्स, किसी एक चीज पर पूरी तरह डिपेंड रहना कितना बड़ा रिस्क हो सकता है, इस पर सोचना जरूर बनता है।